दाऊद इब्राहिम की बेटी की शादी जावेद मियाँदाद के बेटे से हुई थी। तो उस शादी में शिवपुरी का एक टेलर था, उसने इंदौर में एक शादी का जोड़ा सिला था और जब वो शादी के समय उस दाऊद की लड़की ने वो लहंगा चोली पहना था, तो जब ये शादी हो गई तो इसने रिटर्न गिफ्ट में बख्शीश में कुछ दाऊद से अपेक्षा की। तो उसने कहा कि कोई बड़ा काम करा दो, तो 4 करोड़ ले लेंगे, एक तुम्हें दे देंगे, एक जिहाद में लगा देंगे और 2 करोड़ रुपए हम अपने में ले लेंगे। कहा तो उसके पैर में क्योंकि चांदी के कड़े थे तो रिगर मोर्टिस हो जाती है बॉडी में, मतलब रखी गई थी बॉडी मारने के बाद, तो उसमें उसकी एड़ी काट के और कड़े निकाले थे चांदी के और उसके साथ वायलेशन भी हुआ था, फिजिकल वायलेशन। तो लेकिन लोग तो हैं और लीडरलेस क्राउड थी, लीडर्स को समझाना आसान होता है, नेगोशिएट करना। इस क्राउड का कोई लीडर नहीं था, तो काफ़ी आगजनी, पथराव, बहुत कुछ हुआ और भोपाल से कुछ फ़ोन आया हाईएस्ट लेवल से कि भाई नमाज हो गई या नहीं हुई, क्योंकि वहाँ से दिल्ली से सब लोग ऑब्जर्व कर रहे थे कि हो रही या नहीं हो रही। वो 2020 मैच की तरह दृश्य परिवर्तित हो रहा था, मीडिया की वेंस तोड़ी जा रही थी, बड़े बड़े पत्थर आ रहे थे, चारों तरफ आगजनी हो गई। कोई भी क्रिमिनल क्राइम करने के बाद उसको छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन अपराधी कितना भी शातिर और चालाक क्यों ना हो, कानून की हद और कद के आगे वो बोना ही साबित होता है। ऐसे ही कुछ रियल लाइफ में महसूस किया है मध्य प्रदेश के रिटायर्ड आईपीएस अफसर शैलेश श्रीवास्तव ने, जिसको आईपीएस शैलेश श्रीवास्तव ने एक किताब में किस्सों के रूप में प्रकाशित भी किया है कि कैसे रियल लाइफ में उनके जीवन में पूरे घटनाक्रम घटे। शेकल द स्टॉर्म, इस किताब में आपको वो तमाम किस्से और कहानी मिलेंगे जो रियल लाइफ में खुद शैलेश श्रीवास्तव ने महसूस किए हैं। और खुद शैलेश श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद है और इन्हीं किस्सों को लेकर हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, ये जो किताब की परिकल्पना आपने की होगी, जिनको आपने देखा होगा जीवंत, जो घटा होगा, जिसको महसूस किया होगा और जिनको आपने सफलतापूर्वक हासिल भी किया होगा, जिन अपराधों को आपने पर्दाफाश किया होगा, जिन अपराधों का, तो कैसे विचार आया सर? क्या वाकई में इस तरह की कुछ घटनाएं आपके जीवन में घटी जो एक यादगार हो गई आपके खुद के लिए? देखिए, वो तो हर व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी चीज़ें यादगार होती हैं। जहाँ तक इस किताब का लिखने का कारण है, मैंने 3 कारणों से किताब लिखी है। पहला, मेरा एक दोस्त है, मेरा बैचमेट है, मैंने किताब में उसका नाम भी दिया है, तमिलनाडु काडर का MS जाफ़र सेठ। उसने मुझे कश्मीर से लाकर एक बेटन दिया था। मैं जिस भी केस में उस बेटन को लेके गया, कठिन से कठिन केस में उसको सफलता मिली हमको। दूसरा, मेरे ट्रेनिंग में SP साहब थे, मेरे SK राउत साहब, उन्होंने मुझे ट्रेनिंग के दौरान बताया, जब मैं रतलाम में उनके पास प्रोबेशनर था, तो उन्होंने कहा था कि देखो, सबकी लाइफ में डार्क पैचेस आते हैं, ग्रे पैचेस आते हैं, तुम कुछ हॉबी डेवलप कर लो, तुम इमोशनल हो थोड़े, अगर ग्रे पैचेस आएंगे बहुत परेशान हो जाओगे। तो सर, वो पैचेस किस तरीके के थे? हमने सुना था कि एक सिपाही ने आपके ऊपर गंभीर आरोप लगा दिया था। हाँ, वो उसने ऐसे शब्द लिखे, मैंने कभी भी कोई फाउल लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं किया है, सब जानते हैं, कोई ऐसा नहीं है, मैं डांटता बहुत हूँ, लेकिन मैंने कभी फाउल लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं किया। वो डेरिडिक्शन ऑफ ड्यूटी उसका था, मैंने उसकी रिपोर्ट दी तो उसने पहले से भांप लिया कि ये ट्रेनी SP है, इसको तो चमका दो। तो उसने मेरे खिलाफ लिख के कि मैं नशे में धुत था और ऐसी गंदी गंदी गालियाँ दे रहा था रात में, उसने जाके SP साहब को दे दिया। तो राउत साहब ने कहा कि देखो, ये तो पहला मैट कैप मिला है पुलिस में, ज़िंदगी भर ऐसे मिलते रहेंगे, तुम तो अपनी हॉबी डेवलप कर लो, इससे कोई परटर्ब मत हो, ये तो ठीक है। उन्होंने उसको सस्पेंड भी किया था, बाद में डिसमिस भी किया उस कांस्टेबल को झूठी शिकायत करने पे, उन्होंने जांच भी की और लेकिन उन्होंने कहा कि देखो, ये तो ठीक है, मैं SP हूँ और तुम हमारे प्रोबेशनर हो, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होगा, तो तुम्हें अपनी खुशी के लिए कुछ और, सर्विस के बाहर भी कुछ चीज़ सोचना चाहिए। फिर जब इंदौर में किडनैपिंग हुई तो राउत साहब ने बताया कि उन्होंने एक बेस्ट सेलर बुक किडनैप्ड पढ़ी थी और जो ये इंदौर की किडनैपिंग है उतनी ही थ्रिलिंग है, उससे ज़्यादा थ्रिलिंग है। नितेश नागौरी वाला। हाँ, अगर लिख सकते हो तो इसको ज़रूर लिखना। तो मैंने फिर उसको लिखा। तीसरा, मैंने देखा कि पुलिस में असफलता तो रेगुलर मिलती है, कोई ऐसी चीज़ नहीं आप किसी को बोल दो असफल रहे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, रेगुलर होता है। सफलता हमको इलूट करती है, हमको बहुत मुश्किल से मिलती है। तो मैंने सोचा जो मैन एंड वीमेन इन यूनिफॉर्म
जिन्होंने हमारे साथ पर्दे के पीछे रह के बड़े ब्रेव काम किए, अच्छे काम किए हैं, क्या किए हैं, उनको सेलिब्रेट मैं करना चाहता था। इन 3 कारणों से मैं किताब लिखी। सर, विफलता का आपने जिक्र किया, विफलता के पीछे क्या माने? क्या मीडिया का प्रेशर या पॉलिटिशियन का प्रेशर, गवर्नमेंट का प्रेशर आपको झेलना पड़ा? क्योंकि आपने इस बात का भी जिक्र किया था कि जो बीजेपी के नेता रहे हैं, मुख्यमंत्री नहीं, स्तर के बीजेपी रहे का था। हैं, सर जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उन लोगों ने भी धरना दिया था आपको लेकर, तो क्या इस तरह का प्रेशर आपको अपनी लाइफ में झेलना पड़ा? नहीं, देखिए, वो एक गलतफहमी हुई थी। वो पूरी व्यवस्था वहाँ पे चौपट थी। मैं नीमच में एसडीओपी हुआ था, मेरा दूसरा दिन था। मेरे पास दोस्त के नाम पे नीमच में केवल अनिल जैन एसडीओ रेवेन्यू थे, एसडीएम साहब थे। अनिल जैन मेरे बैचमेट हैं, बहुत अच्छे अफसर हैं। उनके अलावा मेरे पास ना कोई दोस्त था, ना मैं किसी को जानता था। अनिल ने मुझे बहुत ब्रीफिंग की थी, बहुत समझाया भी था, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन एक दूसरे दिन एक घटना हुई, हमको भी नहीं मालूम था, अनिल को भी नहीं मालूम था कुछ भी। सुबह सुबह उसका फ़ोन आता है, चल भाई चलना है, वहाँ पे आगजनी हो गई है। उसने रास्ते में मुझे ब्रीफ़ किया कि ये बहुत ही नोटोरियस एरिया है और यहाँ पे पुलिस वाले और रेवेन्यू ऑफिसर अक्सर पिटे हुए हैं, फोर्स पहले से एडवांस में भेज दो। तो हमने रास्ते भर जो पास पड़ोस के थाने थे वहाँ से फोर्स वगैरह भेज दिया। रिट्रोस्पेक्ट में मैं देखता हूँ, जो फोर्स, जब पुलिस का अपर हैंड हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन अपर हैंड हुआ, तो उन्होंने कुछ ज्यादतियाँ की लोकल्स पे, जो मुझे समझ में नहीं आई। क्योंकि पहले पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन वाले पीटते रहते थे, पहली बार उन्होंने पीट के बदला लिया। पूरी व्यवस्था में मैं अकेला नया था। और अनिल की इमेज बहुत अच्छी थी, उसको लोग जानते थे, चाहे ओपोजिशन में हो, चाहे पब्लिक में हो, चाहे रूलिंग पार्टी में हो। ही वॉज वेरी हम्बल ऑफिसर। तो सबने सोचा मैं ही एक दानव आ गया हूँ इनके बीच में, मैंने ही इनकी पिटाई वगैरह करा दी। रिट्रोस्पेक्ट में देखता हूँ कि पुलिस ने कुछ ज्यादतियाँ की थी। तो इन लोग को जब मालूम पड़ा, इलेक्शन ईयर था, तो 3 एक्स चीफ मिनिस्टर और दी देन चीफ मिनिस्टर के दरवाजे जाके आमरण अनशन पे बैठ गए। जाँच वाँच हुई। मेरा तो दूसरा दिन था, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ गलतफहमियाँ रहीं। बाद में वो चीफ मिनिस्टर्स तीनों मेरे बहुत अच्छे, मतलब मैं कहूँगा मैं उनका बड़ा सम्मान करता रहा। एक तो मुख्यमंत्री ही हो गए, दूसरे मैं जिस ज़िले में पोस्ट हुआ वहाँ के प्रभारी मंत्री थे। तो उन्होंने देखा, पहचाना, बोले तुम तो बहुत अच्छा। उन्होंने जब जाँच वाँच में आए थे, बोला भी कि हमारी मजबूरी है, हमें तुम्हारे खिलाफ़ आंदोलन करना पड़ रहा है, क्योंकि जब हमसे मिले, लेकिन जो नहीं मिला था वो तो हमारे बारे में गलत ही जानता रहा। सर, और भी आपके, क्योंकि 34 साल का आपका सेवा का कार्यकाल रहा है, तो कभी ऐसा कोई प्रेशर आप पर आया कि केस सॉल्व नहीं हो पा रहा और उसके पीछे आपको कुछ बदनामी या खूब भरपूर, हर केस में। जैसे ही दूसरा दिन तीसरा दिन होता है, आप लोग छोड़ते नहीं हो, बोलते हो ये तो असफल हो गए, तो किसी काम के नहीं हैं। इवन ये जो इंदौर वाला किडनैपिंग फॉर रैंसम था, मतलब प्रेस ने तो हमारे ऊपर दबाव बनाया था, सरकार पे भी बनाया था, और जो पुलिस मुख्यालय के हमारे अफसर थे, क्योंकि सब इंदौर रह चुके थे, राउत साहब एडीजी इंटेलिजेंस थे, वो एसपी इंदौर रहे थे, स्वराजपुरी डीजीपी थे, वो डीआईजी रहे थे। तो हमको तो वो लोग बाद में फ़ोन लगाते थे, इन लोग को पहले फ़ोन लगाते थे कि पुलिस असफल रही है। बट और यहाँ तक कि परिवार तांत्रिक एक गुरु थे, उनके पास भी चला गया कि पुलिस तो शायद हमारे बच्चे को नहीं बचा पाएगी, हम इसमें ही करते हैं। बट ईश्वर की देन थी, हमको सफलता मिली। तो सर, कैसे पूरे मामले का खुलासा हुआ? क्योंकि बताया जा रहा है ये तो अंडरवर्ल्ड गिरोह से जुड़ा हुआ पूरा मामला हो गया था, डी कंपनी तक का उसमें हाँ, कनेक्शन आया था। और बस पता नहीं कैसी कोई डिवाइन शक्ति थी जिसने विद इन मिनट्स सब कुछ हमारे फेवर में चेंज कर दिया। नहीं तो हमें लग रहा था कि नेक्स्ट डे अगर उस परिवार ने पैसा नहीं दिया तो बच्चे की डेड बॉडी मिलेगी। मैं बड़ा प्रोफेशनल उसमें रहता हूँ कि रैंसम दिलाना हमारा काम नहीं है। जो सजेशंस भी आए थे हमने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिए थे, ये काम हमारा नहीं है। पुलिस का काम इन्वेस्टिगेशन करना है, आरोपी को पकड़ना है, एविडेंस अच्छा करना है, सज़ा दिलाना है। सर, पूरा क्या मामला था ये भी जानना चाहेंगे? वो दाऊद इब्राहिम की बेटी की शादी जावेद मियाँदाद के बेटे से हुई थी। तो उस शादी में शिवपुरी का एक टेलर था, उसने इंदौर में एक शादी का जोड़ा सिला था। और जब वो शादी के समय उस दाऊद की लड़की ने वो लहंगा चोली पहना था, तो जब ये शादी हो गई तो इसने रिटर्न गिफ्ट में, बख्शीश में कुछ दाऊद से अपेक्षा की। तो उसने कहा कि कोई बड़ा काम करा दो तो 4 करोड़ ले लेंगे, एक तुम्हें दे देंगे, एक जिहाद में लगा देंगे और 2 करोड़ रुपए हम अपने में ले लेंगे। तो वो
इंदौर वापस आता है और इंडस्ट्रियलिस्ट के बेटे के दोस्त से दोस्ती करके उसकी किडनैपिंग करा देता है। तो कैसे खुलासा हुआ सर इस मामले का? खुलासा तो मैंने हमेशा कहा कि इन्वेस्टिगेशन की डिटेल्स, लेकिन क्योंकि मैंने किताब में लिखे हैं, बस एक टर्निंग पॉइंट आया क्योंकि वो बहुत होशियार गैंग थी और पुराने अनुभव से सीखती थी। उन्होंने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं किया पूरे केस में, और जद्दा से लैंडलाइन से रैंसम कॉल आते थे, और दूसरी चीज़ कि उन्होंने जो रैंसम मनी मांग रहे थे वो हवाला से मांग रहे थे, जिसमें फिजिकल कांटेक्ट कहीं ना हो और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कहीं बचे ना। हमें मुंबई पुलिस और दिल्ली पुलिस ने बहुत सहयोग किया, इनकी क्राइम ब्रांचेस ने, और बाद में मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली पुलिस वालों को बुला के सम्मानित भी किया था इंदौर में जब एक घटना पकड़ी गई थी। तो मुख्यमंत्री जी खुद हवाई जहाज़ से सीधे इंदौर आए थे उसके बाद, और सबको बधाई देने, इतना बड़ा मामला था। लेकिन रात में और हमें लगा कि अब तो ऐसी स्थिति आ गई है कि हम ब्लाइंड हो गए, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। उन दिनों मोबाइल सिम के डिटेल्स 7 दिन में वेरीफाई कराना पड़ते थे। तो जब हम उन्होंने केवल एक मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल किया, क्योंकि हमने उसकी बहन को ट्रेन किया था कि आप बोलो कि मेरी बात कराओ, अगर बात नहीं कराओगे हमारे भाई से तो हमें कैसे मालूम होगा। दुर्भाग्य से कहो, जिसको अब मैं कहता हूँ सौभाग्य था, बीच में एक नकली गैंग कूद पड़ी और उसने इनको ब्लैकमेल करना शुरू किया। ब्लैकमेल किया, इनसे कहा कि आपका हमारे पास है और आप इस अकाउंट में इतना पैसा डाल दीजिए, 15 लाख रुपए, तो हम बेटे को छोड़ देंगे। हमारी बिना नॉलेज के उन्होंने कुछ अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया। हमने जैसे तैसे वो गैंग पकड़ ली बहुत मेहनत करके, लेकिन ज़ीरो। जब उस गैंग को पकड़ा मालूम पड़ा वो तो बीच में मज़े ले रहे थे कि बड़ी गैंग ने किया, हम भी कुछ ले लें। बट हमारे पास नेगोशिएशन के लिए एक पॉइंट मिल गया। उसकी बहन को हमने तैयार किया और उससे कहा कि तुम ये बात करो कि बहुत सारे लोग नकली कूद रहे हैं, आप असली हो ये हम कैसे जाने, तो मेरे भाई से बात कराओ। तो फिर जब उसके लिए उन्होंने एक लोकल फ़ोन का इस्तेमाल करना पड़ा उनको, और वो फ़ोन से उन्होंने एक कॉल किया। तो जब उन्होंने वो कॉल किया तो हमने दिल्ली पुलिस की मदद से और हम उस नंबर तक पहुंच गए। लेकिन जब हम नंबर को वेरीफाई किए तो मालूम पड़ा वो तो 3 दिन पहले ख़रीदा गया था, 7 दिन के पहले KYC नहीं होता था, तो हम उसमें फिर ज़ीरो हो गए। तो लगा कि अब तो, और कल सुबह तक का उन्होंने समय दिया हुआ है, तो लगा अब क्या होगा। हम फ़ोन को सुन तो रहे ही थे, मालूम था कि कोई व्यक्ति आएगा, कहाँ आएगा नहीं मालूम, और इसी फ़ोन पे बात करेगा, कैसे करेगा नहीं मालूम। लेकिन कोई मान लो सुबह सुबह आता है, PC पे फ़ोन करता है और मोबाइल लेके चल देता है, तो हमें तो कुछ भी डिटेल नहीं मिलेंगे। लोकेशन ज़रूर हम ट्रेस करते रहेंगे दूसरे, लेकिन काम बहुत कठिन हो जाएगा। और हमें लगा कि हम अंधेरे में आ गए हैं। आदर्श कटियार हमारे SP थे। हम लोगों ने रात भर चहलकदमी करते रहे, ईश्वर से प्रार्थना करते रहे, और सच में मैं कहूँगा ये डिवाइन ग्रेस था कि उस व्यक्ति को जिसको ये सिम देना था सुबह आने वाले को बात कराने के लिए, उसके अपने खुद के मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो गई जब वो अपनी वाइफ से बात कर रहा था। तो उसने एक गलती की, जिसको अपने सिम को निकालकर इस मोबाइल सेट में डाला। जैसे ही डाला, दिल्ली पुलिस और हमारे लोग लगे हुए थे, उन्होंने तुरंत पकड़ लिया कि ये आदमी तो ये है। फिर पूरा केस खुल गया। सर एक और किस्सा आपने अपनी किताब में शामिल किया है कि एक रेपिस्ट था, रेप करने के बाद, शादी करने के बाद भी अपनी पत्नी की मदद से उसने रेप की घटना को अंजाम दिया। ये बहुत ही मार्मिक केस था, बहुत ही दुखद घटना थी। मैं प्रोबेशनर था रतलाम में, ASP अंडर ट्रेनिंग। तो मुझे सुबह सुबह राउत साहब का फ़ोन आता है, मेरे SP हैं, कि अब तुम्हारी ट्रेनिंग का परीक्षण होना है और ऐसा ऐसा केस हुआ है, तुम वहाँ जाओ। मैं प्रभारी, थाना प्रभारी था वहाँ का ट्रेनिंग में, नामली थाने का। मैं गया वहाँ पे, तो पूरे गांव में कर्फ्यू लगा हुआ था और एक छोटी सी बच्ची की डेड बॉडी नाले में मिली थी एक सैक में, और उसके पैर कटे हुए थे। डॉक्टर बुला के पोस्टमार्टम वगैरह कराया, देखा तो उसके पैर में क्योंकि चांदी के कड़े थे तो रिगर मोर्टिस हो जाती है बॉडी में, मतलब रखी गई थी बॉडी मारने के बाद। तो उसमें उसकी एड़ी काट के और कड़े निकाले थे चांदी के, और उसके साथ वायलेशन भी हुआ था, फिजिकल वायलेशन। तो काफ़ी मालूम पड़ा, गांव में बहुत आक्रोश था, और गांव वालों को ये था कि 7 साल पहले भी एग्जैक्टली ऐसी ही एक घटना हुई थी, वो अनडिटेक्टेड गई थी। उन्होंने मुझे देखा तो बोले ट्रेनिंग वाला आ गया है, ये क्या जानेगा। तो और आक्रोश बढ़ गया, पूरा बाज़ार बंद था और उनको मुझसे कोई संतुष्टि नहीं थी। हम लोग काफ़ी मेहनत किए
और जो मैंने लकी बेटन की बात की है, परेशान होकर घर घर की जो फॉर्मेलिटीज़ थी वो तो की, लेकिन घर घर की हमने सर्च ली तो एक व्यक्ति था जो हमारे साथ, क्योंकि शादीशुदा था इसलिए हमें उस पर शक भी नहीं था कि वो वायलेट कैसे करेगा किसी गर्ल को। तो हमने परेशान होकर, वो थैश की हट थी और उसकी दीवार पे बेटन मारा तो ऊपर से एक तगारी गिरती है और उसमें मूली की पत्ती चिपकी हुई थी। मैं मूली पत्ती को पहचान गया। जैसे ही मैंने पत्ती देखी तो मुझे लगा रे, और फिर उसकी माँ को दिखाई तो वो रोने लगी तगारी देख देख के। ये वही व्यक्ति था जो एक एक करके हमें घर दिखा रहा था और शादीशुदा। बाद में डिटेक्ट हुआ कि पहली बार जब उसने ऑफेंस किया था तब उसकी शादी नहीं हुई थी। इस बार तो उसकी वाइफ का इंटरेस्ट था कि वो कड़े मिल जाएं चांदी के, और इसका फिजिकल प्लेजर था, और उसके बाद इसने वाइफ की मदद से ही उसका गला घोटा था। सर, एक नरबली का भी आपने जिक्र किया है जिसमें मामा ने ही अपने भांजी का नरबली दी। हाँ, ये अंधविश्वास की कहानी है, अज्ञानता की कहानी है, अशिक्षित होने के कारण है, और लोगों में ऐसा विश्वास था, गरीब परिवार के लोग थे और उनके घर में विश्वास था कि उस बच्ची में कुछ भाव आते हैं और वो डिवाइन ब्लेसिंग्स उसको हैं, जो वो कर देगी वो हो जाएगा। तो उसने, और घर परिवार की मदद से उसके मामा ने मंदिर में उसका, पहले बंद हो गए उन लोगों ने कुछ अंदर जो भी अपना तंत्र क्रिया की हो, और उसके बाद उन्होंने उसको, मामा ने लड़की को सर काट दिया। लड़की ने कहा था कि तुम काट देना और उसके कुछ देर बाद उसको फिर चिपका कर रख देना, तो घर में दरिद्रता दूर हो जाएगी और दूसरा तुम्हारी बीमारी, जो गंभीर बीमारी थी, वो ठीक हो जाएगी। तो तुम ऐसा कर देना और थोड़ी देर बाद जब सर जोड़ कर रख दोगे मैं जीवित हो जाऊँगी, सब कहानी ख़त्म। अब उसने तो काट दिया। 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे नहीं आए तो फिर ऐसे ऐसे गांव में, मतलब मोहल्ले में खबर फैली, फिर पुलिस तक खबर आई। तो मैं ऑफिस में बैठा था तो मेरे को ड्राइवर ने आके बताया, सर एक लड़की की एक्सीडेंटल डेथ हो गई है मंदिर में। तो मैंने कहा चलो। जब वहाँ गए तो देखा खून का पूल था पूरा, चारों तरफ ब्लड भरा हुआ था, लड़की उल्टी लेटी हुई थी। तो मैं उसको सीधा करने के लिए, घर वाले तैयार नहीं थे, लेडी कांस्टेबल्स कोई थी नहीं, तो मैंने सोचा बच्ची है, मैं ही उसको सीधा कर देता हूँ और कम से कम दिखे तो क्या है कारण, चोट कहाँ लगी है। तो जब मैंने उसके कंधे से उसको उठाया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि मेरा धड़ मेरे हाथ में आ गया और सर ज़मीन में ही था। लाइफ में पहली बार सरकटी लाश देखी, छुई या सामने थी। जैसे तैसे केस डिटेक्ट हुआ और वो घर परिवार वाले ही थे, मतलब वो मामा ने काटा, फिर सब ब्रेक की, फिर उन्होंने पूरी कहानी बताई। सर, आप धार में भी रहे हैं और भोजशाला को लेकर पुरातत्व जो सर्वे टीम है उसने सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट भी दी है, मंदिर मस्जिद को लेकर विवाद था। आपके समय क्या स्थिति थी और क्या वाकई में जो भोजशाला है वो मंदिर है या मस्जिद है? कुछ मैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पे बात नहीं कर सकता हूँ, मैं पुलिस वाला हूँ अब, और ऑब्वियसली जिस पे हाई कोर्ट के निर्देश पे एएसआई की एक्सपर्ट टीम इन्वेस्टिगेशन कर रही हो या हाई कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट कर रही हो, उस पर मेरा कुछ कहना उचित नहीं है। लेकिन उस समय के हालात कैसे? लेकिन लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह सकते हैं कि भोजशाला प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, और पहले भोजशाला बंद रहती थी, फिर धीरे धीरे कभी जुमा की नमाज के लिए, कभी बसंत पंचमी पूजा के लिए, कभी मंगलवार को पूजा के लिए, ऐसे खुलती रहती थी। जब से भोजशाला खुली तब से पहली बार ऐसा हुआ कि बसंत पंचमी और शुक्रवार एक ही दिन हो गए, या शुक्रवार के दिन बसंत पंचमी पड़ गई। अब एक डायलेमा हुआ कि क्या करें। तो भारत सरकार का जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया था उसने निर्देश जारी कर दिए कि सनराइज से 12:30 बजे तक पूजा और हवन होगा, और 12:30 से 1 तक भोजशाला खाली कराना पड़ेगी। 1 से 3 नमाज होगी, 3 से 3:30 भोजशाला फिर खाली कराओ, और उसके बाद 3:30 से फिर पूजा और हवन शुरू करा दो। ये बड़ी विकट परिस्थिति थी। हम 2-5 हज़ार की क्राउड खाली कराने में 2-2, 4-4 घंटे लगते हैं। 1 लाख मेजॉरिटी के लोगों से भोजशाला खाली कराना असंभव काम था। फिर 25,000, 30,000 माइनॉरिटी के लोग थे, उनसे नमाज पढ़ाना, फिर उनसे खाली कराना बड़ा कठिन काम था। गवर्नमेंट बहुत सतर्क थी। जो धार के प्रभारी मंत्री जी थे, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, किताब में क्योंकि मैंने नाम नहीं लिखा है इसलिए नाम नहीं ले रहा हूँ,
लेकिन सब लोग जानते हैं उनका बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने एक पब्लिक इंटरफेस डेवलप किया और उनकी पूरी टीम लगी रही और जैसे तैसे लोगों को संभालने की कोशिश की। लेकिन लोग तो हैं और लीडरलेस क्राउड थी। लीडर्स को समझाना आसान होता है, नेगोशिएट करना। इस क्राउड का कोई लीडर नहीं था, तो काफ़ी आगजनी, पथराव, बहुत कुछ हुआ। और भोपाल से कुछ फ़ोन आया हाईएस्ट लेवल से कि भाई नमाज हो गई या नहीं हुई, क्योंकि वहाँ से दिल्ली से सब लोग ऑब्जर्व कर रहे थे कि हो रही या नहीं हो रही। वो 2020 मैच की तरह दृश्य परिवर्तित हो रहा था। मीडिया की वैन्स तोड़ी जा रही थी, बड़े बड़े पत्थर आ रहे थे, चारों तरफ आगजनी हो गई। हमने कर्फ्यू लगा दिया। बट अगेन कुछ ऐसा सेट पे सुना कि कुछ लोग हैं माइनॉरिटी के जो भोजशाला की तरफ आने का प्रयास कर रहे हैं, उनको रोकें या ना रोकें। तुरंत मैं कहूँगा अगेन गॉड्स ग्रेस कि दिमाग में एक चीज़ कौंधी कि उनको लाके उनको नमाज पढ़ा दो तो टेंशन ईज़ आउट हो जाएगा और कम्युनल टेंशन बच जाएंगे। उनको हम लेके आए, 13 लोग ही थे और उनसे नमाज पढ़वाई। लाइव टेलीकास्ट हुआ, उससे एक जो भी गुब्बारे में हवा भर रही थी वो धीरे से निकल गई। उनको भेज के फिर से पूजा हवन शुरू करा दिया और शांति से निपट गया। सर, अब आखिरी में कुछ व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा भी एक सवाल कर लेता हूँ कि आपकी शादी हुई आईएएस कल्पना जी से, तो हाँ। इसको लेकर, क्योंकि आप आईपीएस और वो आईएएस, तो यानी कैसे ये पूरा संबंध बना? हमारी तो अरेंज मैरिज है। संबंध का तो कोई, हम कभी अपने काम को घर लाए ही नहीं है। शुरू में तो ये कहती भी थी कि तुम्हारे बारे में कुछ जानना हो तो अखबार पढ़ लेना चाहिए, तुम तो कुछ बताते नहीं हो। बाद में शी रियलाइज कि अगर हम सरकारी बातें घर में करेंगे तो फिर घर परिवार का माहौल कैसा होगा। सर, लेकिन अब रिटायरमेंट के बाद आपने कुछ एस्ट्रोलॉजी पे भी काम शुरू किया है, ये ज़रूरत क्यों महसूस हुई आपको? नहीं मालूम। मैं तो कहूँगा सब ग्रह नक्षत्र हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। किताब भी लिखी है, अगर आप पढ़ें तो जिसका चंद्रमा पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में होता है उसकी 2-3 चीज़ें होती हैं। मतलब आप देखेंगे तो शास्त्रों में मिल जाएगा कि उसकी फॉर्मल एजुकेशन में ब्रेक आता है, वो ग्रंथ लिखता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो है। तो मेरे ऊपर तो सटीक बैठी कि मेरे फॉर्मल एजुकेशन में ब्रेक इन द सेंस कि एमएससी पीएचडी किया, उसके 15 साल 20 साल बाद जब आईटी एक्ट आया तो एमसीए कर लिया, फिर रिटायर हुए तो एलएलबी कर लिया और उसी के साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अच्छा किया कि 2 डिग्री ले सकते हो, तो एस्ट्रोलॉजी में भी पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया। अच्छा लगा, क्यों किया ये नहीं मालूम। मैं कोई चीज़ प्लान नहीं किया कभी लाइफ में, हो जाती है। और लंबा प्लानिंग भी नहीं करता हूँ, छोटे छोटे मॉड्यूल बनाता हूँ जो अपने में बड़े हो जाते हैं। इस किताब में भी वर्ड्स टर्न इनटू सेंटेंसेस, सेंटेंसेस इनटू पैराग्राफ्स, पैराग्राफ्स इनटू पेजेस, पेजेस इनटू स्टोरीज़ एंड स्टोरीज़ इनटू बुक। ये छोटे छोटे मॉड्यूल्स हैं, 14 मॉड्यूल हैं, जिससे एक किताब बन गई। जब लिख रहे थे तब नहीं सोचा था क्या बनेगा, जो आ गया वो नहीं मालूम था ऐसा होगा। आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ ये भी नहीं सोचा था, बस हो जाता है, नहीं मालूम। चलिए, धन्यवाद शैलेंद्र जी। लेकिन कहते हैं कि हर क्राइम के पीछे एक कहानी होती है और उसी कहानियों को शैलेंद्र श्रीवास्तव जी ने अपनी किताब शेकल द स्टोन में उकेरने का काम किया है। और इसमें वो कहानियाँ हैं जो खुद शैलेंद्र श्रीवास्तव जी ने रियल लाइफ में महसूस की हैं। न सिर्फ घटना घटी बल्कि उन घटनाओं का, उन अपराधों का पर्दाफाश करने का भी काम उनकी तरफ से किया गया। तो लोकमत के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव।